नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल सैन्य अभियान के बारे में। इससे पहले मुगल कौन थे हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो मुगल सैन्य अभियान के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। प्रथम मुगल शासक बाबर। तो पहले मुगल शासक कौन थे? बाबर। इसका मतलब शासन काल था 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका शासन काल था। ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। जब बाबर ने 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो उसका उम्र ज़्यादा नहीं था, बस मात्र 12 वर्ष का था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। और जो मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेक के उन्होंने आक्रमण किया तो उसको अपनी पैतृक गद्दी, जो पिता की गद्दी थी ना, बाबर को छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक बाबर भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर 1504 में काबुल पर बाबर ने कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। उसके बाद फिर 1526 का जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, दिल्ली के सुल्तान ने जो इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था, ठीक है ना। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कह रहा है दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद फिर दिल्ली और आगरा को, ये दोनों को अपने कब्जे में कर लिया था। अब आगे क्या कह रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट भी था। अच्छा, यहाँ पे कुछ चित्र दे रखा है, इसको समझ लेते हैं। चित्र 2 में देखिए क्या कह रहा है। चित्र 2 में कह रहा है मुगल फौज अभियान पर। जब मुगल फौज अभियान पे जाते थे ना, तो वो लोग ऐसे ही घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ जाते थे, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। अब चित्र 3 को देखते हैं। 16वीं शताब्दी के युद्धों पर तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तो 16वीं शताब्दी के युद्ध जब हुआ था, उस पर तोप और गोलाबारी का, ठीक है, पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तोप और गोलाबारी का जो है पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया और बहुत ज़्यादा असरदार तरीके से इसका उपयोग किया था बाबर ने, तोप और गोलाबारी का, जिससे कि उनकी जीत भी हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि 16वीं शताब्दी में युद्धों में जो है तोप और गोलाबारी का पूछेगा। किसके युद्ध में पहली बार, किस शासन के युद्ध में जो है पहली बार, किस शासक के युद्ध में पहली बार तोप और गोलाबारी का उपयोग किया गया था, तो वो बाबर हो जाएगा। और किस युद्ध में, तो पानीपत की पहले लड़ाई में उपयोग किया गया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे जो है ये नक्शा दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे कह रहा है मानचित्र 1 में अकबर का शासन 1605 ईस्वी। जब अकबर का शासन काल था 1605 ईस्वी में, तो इसको जो है ना आपका यहाँ पे दिखाया गया है। सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा मानचित्र में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है उत्तराधिकारी की मुगल ताकत। जानते हैं उत्तराधिकारी की मुगल ताकत टॉपिक में क्या कह रहा है। कह रहा है मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुगल लोग जो होते थे ज्येष्ठ अधिकार के नियम में जो है विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था। ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो उनका बड़ा बेटा था, वो अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था। तो इसमें वो लोग विश्वास नहीं करते थे। कह रहा है इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। इसके विपरीत जो है ना वो उत्तराधिकारी में शहदायाद की मुगल, ठीक है, शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। और वैसे भी हम आप लोग को मुगल कौन थे उसमें पढ़ाए थे। ये जो है ना तैमूर शासक तुर्क कहलाने का अपने पिता की तरफ से ये अपने आप को मतलब कि विरासत का मानता था एक तरह से कहे तो। हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं पहले के लेक्चर में। तो अब यहाँ पे कह रहा है उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब शहदायाद में क्या होता था ना, सीधी सी बात समझिए अपनी भाषा में, ज्येष्ठाधिकार में जो है जो बड़ा पुत्र है उसको कहा जाता था मतलब कि संपत्ति देने के लिए, तो वो नहीं मानते थे मुगल, ठीक है ना। तो उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया, यानी कि क्या, जो उत्तराधिकार का मतलब जो जमीन संपत्ति होती थी ना, उसका विभाजन, राज्य का जो संपत्ति होती थी, राज्य का विभाजन जो है समस्त पुत्रों में, जितने भी मतलब कि पुत्र थे, मतलब जितने भी पुत्र थे ना, सब में कर दिया जाता था एक तरह से कहे तो। मतलब जितने वो लोग आपस में भाई होते थे सबको बांट दिया जाता था। अब कह रहा आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद, ठीक है, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद। तो आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा कि आपके अनुसार ज्येष्ठाधिकार है या शहदायाद है। आपको जो सही लगे हमको बताइएगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे,
अच्छा यहाँ पे कुछ दे रखा है, ये पहले पढ़ लेते हैं ये वाले टॉपिक को। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, इनके बारे में कह रहा है मुगलों ने अन्य शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए। मुगलों ने जो है अन्य उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए। किन शासकों के विरुद्ध? तो वो जो मतलब यहाँ पे कह रहा है जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इनके विरुद्ध, जिन्होंने जो है मुगलों की शक्ति को नहीं स्वीकार नहीं किया, ठीक ना, उनके विरुद्ध उन्होंने लगातार युद्ध किया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए, और जब मुगल शक्तिशाली हो गया तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। तो फिर जब मुगल शक्तिशाली ताकतवर बन गए तो अन्य कई शासकों ने, अन्य और भी शासकों ने स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से सत्ता को स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, और जो राजपूत है ना इसका एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, यानी कि राजपूत ने जो है ना अपनी इच्छा से जब मुगल ताकतवर बन गए तो उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, और बहुत से लोगों ने तो अपने मतलब कि जो राजपूत थे उसने जो है अपने घरानों की पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, अपनी पुत्रियों का विवाह किया मुगल में, और उच्च बड़ा पद प्राप्त हुआ मुगल के अधीन में। अब कह रहा है परंतु कईयों ने विरोध भी किया, लेकिन हाँ सबने नहीं किया ऐसा, कई ने किया लेकिन कई ने विरोध भी किया था मुगल शासन का। अब मुगल शासक का अब आगे क्या कह रहा है, राजपूत के साथ, अच्छा एक मिनट सॉरी, ये यहाँ पे राजपूत वाला देख लेते टॉपिक को। कह रहा है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ, अच्छा कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ, राजपूत के साथ मुगलों की शादियाँ का कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है। कह रहा है जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी। अब अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, जैसे कि आपको यह एग्जाम्पल देके बताया गया है। जो जहांगीर की माँ है ना वो कच्छवा की राजकुमारी थी, ठीक है ना, राजकुमारी थी। अब जो है वर्तमान में जयपुर के राजकुमार शासक की पुत्री थी, यह पुत्री थी राजपूत की थी, ठीक है ना, गया किसमें, मुगल में, ठीक है। तो कईयों ने शादी भी किया था जैसा कि बताया है किताब में। अब कह रहा है शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, और शाहजहाँ की माँ एक राठौर, वह मावाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक है ना। तो वो जो है मावाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी, और फिर मुगल में शादी हुआ इनका, यानी कि शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। तो शाहजहाँ मुगल शासक है, तो इनमें जो है मतलब कि इनका थी, इसमें जो मुगल में गया, मतलब राजपूत से मुगल में गया, यह यहाँ पे दिखाएगा। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है मावाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मतलब कि मावाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे ना उन्होंने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से, मानने से जो है वो मना करते रहे, इनकार करते रहे। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया, लेकिन जब ये हार गए तो फिर भी मुगल ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया, सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, और उन्हें उनकी जागीरें वतन, जागीरें मतलब कि वतन, जागीरें वतन मतलब कि जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, हारे जब राजपूत लोग तो मुगल ने क्या किया, उनकी पैतृक संपत्ति वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। उनकी पैतृक संपत्ति क्या की, उनको वापस कर दी, लौटा दी, रखे नहीं, इन्हें के हार गया राजपूत तो उनके पैतृक संपत्ति रख दी नहीं, सम्मान पूर्वक उन्होंने क्या कि सामान्य से लौटा दी। कह रहा पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच, पराजित तो क्या, हराया, लेकिन अपमानित नहीं किया। अपमानित करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। तो ये इसलिए क्या था, ताकि जो है अपना प्रभाव बढ़ा पाए, अपना प्रभाव सब जगह बढ़ा पाए। जैसे कि लिखा हुआ है कि संतुलन की वजह से, तो बनाए गए संतुलन, इसी संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और भी जो अनेक शासक थे और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाया, अन्यथा नहीं बढ़ा पाता। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। लेकिन ये जो संतुलन था कि हरा तो दिया, ठीक है ना, लेकिन भले ही उनका संपत्ति नहीं लिया, दे दिया रिटर्न करके, तो इस संतुलन को बरकरार रखना काफ़ी ज़्यादा कठिन था। इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब आगे टॉपिक है आपका मनसबदार और जागीरदार। तो आज इतना ही रहने दीजिए, शेष कल करेंगे हम लोग, ये वाले टॉपिक को कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये वाले टॉपिक को कल करते हैं। तो ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो ढूंढना ना पड़े कहीं, सबसे पहले आपको